अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कफ़ील कासिम और आज हम पीएमएस के जो ऑप्शनल पेपर्स हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि ऑप्शनल पेपर्स को किस तरह अटेम्प्ट किया जाता है और इसमें कितना ज़्यादा स्कोर किस तरीके से हासिल किया जा सकता है। पीएमएस के ऑप्शनल पेपर्स की अटेम्प्ट में और सीएसएस की ऑप्शनल पेपर की अटेम्प्ट में कौन कौन सा फ़र्क है और हम कुछ इस किस्म की बातें देखेंगे कि कौन सी स्पेसिफ़िक टेक्निक्स जो हैं वो इस्तेमाल करनी चाहिए जो मुख्तलिफ़ पेपर्स हैं उसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे मैथ्स कम्युनिकेशन जर्नलिज़म था और जियोग्राफ़ी था, ज़ूलॉजी था, तो मेरा ज़ूलॉजी में हमेशा 140 अबव स्कोर आता रहा, जियोग्राफ़ी के अंदर 140 अबव स्कोर आता रहा, मैथ्स कॉम में एक दफ़ा 140 आया, उसके बाद 126 आया। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि कौन से ऐसे बंदा जनाब ना वो मेरी टेक्निक्स ऐसी थी जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। सो कंप्लीट वीडियो देखने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको डिफरेंट सब्जेक्ट की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स और डिफरेंट डोमेन्स का पता चल सके। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये है कि हमें पेपर अटैम्प्ट कैसे करना चाहिए। जैसे ये सिंपल क्वेश्चन है और इसका आंसर भी सिंपल है, जितना खूबसूरत हो सके उतना करना चाहिए। मतलब हमें मालूम है कि हम जनाब ना रिसीविंग एंड पे हैं, तो हमें नंबर्स को छीनना होता है और नंबर्स को छीनने के लिए हमें जितना एग्ज़ामिनर को फैसिलिटेट करना है उतना ज़्यादा वो जितना हम उसको ईज़ पे लेके जाएंगे, जितना ज़्यादा हम उसके लिए आसानी पैदा करेंगे, जितना ज़्यादा हम उसको ये बता पाएंगे कि मैंने ये भी लिखा है, मैंने ये रेफरेंस दिया है, मैंने ये वाली स्टेटमेंट कोट की है, तो फिर वो उतना आसानी से हमें अपने नंबर्स देने की कोशिश करेगा। उसके बाद है ऑप्शनल जो सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए क्या चीज़ मैटर करती है। द quantity and quality that we are often confused between the quantity and quality when we attempt all the papers of the comparative exams, even PMS or CSS. The often question that is being asked by most of the aspirant is कितना लिखना चाहिए। उतना लिखना चाहिए जितना 35 मिनट में लिखा जा सकता है, 4 to 5 पेजेस। आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे देखा होगा कि जनाब अली वो आफ्टर एन आवर एक शीट की डिमांड करना शुरू कर देते हैं, जबकि 40 पेजेस की वो शीट, 34 to 40 पेजेस की वो शीट है और उसके अंदर आप 5-5 पेजेस के ये भी अगर डिवाइड करो तो किसी सूरत में मुमकिन नहीं है कि वो जनाब ना ख़त्म हो जाए। अगर आप उसको लॉजिकल लिखना शुरू करो, अगर आप उसके अंदर 2-2 लाइनों के अंदर एक लफ्ज़ ना लिखना शुरू कर दो, तो जितना एफिशिएंटली आप प्रेजेंट करेंगे उतना एफिशिएंटली। ये कोई तरीका नहीं होता कि आप एक पेज के ऊपर एक लाइन छोड़ के लिखना शुरू कर दें और फिर 1 घंटों के बाद शीट डिमांड करें और आप ये एक्सपेक्ट करें कि जितनी ज़्यादा मैंने क्वांटिटी बनाई है, जितना ज़्यादा मैंने पेजेस लगाए हैं, उतनी ज़्यादा वो नंबर देगा। इट्स अ फूलिश अप्रोच, आई मस्ट से। सो एक अच्छा पेपर वो होता है जिसके अंदर लाइन वहाँ पे छोड़ी गई हो जहाँ पे ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्वेश्चन एंड हुआ है तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू किया जाएगा तो उसके दरमियान में एक लाइन छोड़ दें। एक पैराग्राफ आपने शुरू किया था, जब वो ख़त्म हुआ तो दरमियान में एक लाइन छोड़ दें ताकि अगले पैराग्राफ को उसको पता चल जाए। ये वो वाली चीज़ें हैं जहाँ पे आप लाइन वगैरह छोड़ सकते हैं। मतलब आपको छोड़नी चाहिए ताकि एग्जामिनर को पता चले कि यार ये बंदा डिफ्रेंशिएट कर सकता है। ये कोई तरीका नहीं है कि आप 2-2 लाइनों में एक लिखें, फिर आप हाशिया कुछ इस तरह लगा लें कि आधा पेज उस हाशिए के अंदर ही गुजर जाए। सो क्वान्टिटी एक्चुअली मैटर्स इन द PMS, बट दिस एक्सटेंट ऑफ क्वांटिटी इज़ जनाब इनडाइजेस्टेबल। तो मेरा कहने का सिर्फ मकसद ये है कि क्वालिटेटिव डाटा पहले लिखें। मतलब आप उसको बताएं कि यार ये मेरा इंट्रोडक्शन है, ये मेरे क्वेश्चन की मेन बॉडी है और ये मेरा कंक्लूजन है। अपनी क्वेश्चन की मेन बॉडी के अंदर वो तमाम हेडिंग्स दें जो ज़रूरी हैं। एमी जो है ना वो ये वाली हेडिंग्स देना, दिस वन इज़ अ वाइटल, दिस वन इज़ इम्पोर्टेंट, और ये बड़ा असेंशियल है, ये बड़ा फंडामेंटल है, इससे अवॉइड करें। टू द पॉइंट लिखने की कोशिश करें। याद रखें, अगर वो आपसे 20 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है तो मेरा ख्याल है कि उसकी डिमांड ये है कि आप 4 नंबर का एक पेज या मैक्सिमम 5 नंबर का एक पेज लिख लें। तो या आप 4 से 5 सफ़ों के अंदर अपना क्वेश्चन समेटने की कोशिश करें। अगर आप एक क्वेश्चन को 8 से 10 सफ़ों तक ले जाते हैं, 7 से 10 सफ़ों तक ले जाते हैं, तो फिर आप अगले क्वेश्चन का जो टाइम है उसको जनाब ना ख़राब करते हैं। याद रखें, आपने कंपल्सरी पेपर्स में आप अपीयर हो चुके हैं, उसमें आपने देखा होगा कि जो स्पेसिफ़िकली जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत बड़ा इशू है। जब आप पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर देते हो, जब आप इस्लामियात का पेपर देते हो,
तो इन पेपर्स के अंदर आप अपने आप को एनालाइज कर लेते हो कि यार मुझसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आप एक क्वेश्चन जो आपको आता है उसको बहुत ज़्यादा टाइम देते हो, और एक क्वेश्चन जो आपको कम आता है उसको आप सिर्फ 2 पेजेस के ऊपर लिख के आ जाते हो। दिस इज़ एब्सोल्युटली अनफेयर विद द पेपर, आई मस्ट से। तो अब क्वांटिटी मैटर करती है, कितनी मैटर करती है? 4 से 5 पेजेस तक। क्वालिटी कितनी मैटर करती है? 4 से 5 पेज आपके क्वालिटेटिव लिख के आने चाहिए। उसमें जितना हो सके ये एक्स्ट्रा लाइंस को छोड़ के जितना हो सके उसको बता के हैं कि मैंने पढ़ा है। सिर्फ उसको ये बताएं कि यार मैंने ये वाला क्वेश्चन पढ़ा है, मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, मेरे कॉन्सेप्ट इसके बारे में क्लियर हैं, तो वो आपको डेफिनेटली मार्क्स देगा। क्वांटिटी मैटर्स बट ओनली 4 to 5 पेजेस। इससे ज़्यादा आप लिख सकते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा स्पीड है लिखने की, आप सारे क्वेश्चन को 6-6 पेजेस का लिखें, फिर वो उतनी क्वांटिटी मैटर करती है। मगर अगर आपका स्टाइल है एक एक लाइन छोड़ने का, ये बहुत बुरा इम्पैक्ट डालता है। ये बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह अगर आपको पेपर दे दिए जाएं, बहुत सारे पेपर चेक करने के लिए, तो एक बंदे ने बड़ा सोफिस्टिकेटेडली हर लाइन टू लाइन लिखा है, और जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे जितनी स्पेसिंग की ज़रूरत है उतनी दी हुई है, और चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ है। और एक बंदे ने 2 लाइनों के अंदर अपना एक लाइन बनाई हुई है, और अजीब सिमेट्री बनाई है पेपर की, ऑर्गेनाइजेशन ही कोई नहीं है, सारा इरेगुलर किस्म का पेपर है, आइडियाज़ मिक्सड हैं, स्कैटर्ड हैं, हेडिंग कोई नहीं दी हुई, मार्कर का यूज़ कोई नहीं किया हुआ, तो आप उसको कितने जनाब ना अवॉइड करने की कोशिश करेंगे? तो ये बिल्कुल ऐसे ही है। आप अपने आप को एग्जामिनर समझें और एग्जामिनर समझ के पेपर को हल करने की कोशिश कीजिए। अब मैं 3 सब्जेक्ट्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ बेसिकली, ज़ूलॉजी को, मैथ्स कम्युनिकेशन को, ज्योग्राफी को। द फर्स्ट वन इज़ मैथ्स कम्युनिकेशन, जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऑप्ट करते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है जिसकी वजह से मार्क्स आ सकते हैं, आते हैं? पिछली दफ़ा ये टारगेट भी हुआ था, तो अगर ये टारगेट हो जाता है तो फिर किस तरीके से हम इसको पास एटलीस्ट कर सकते हैं, फेलियर उसमें ना हो। Use the jargons. The very first thing that use jargon. Jargons are actually the specific words of each and every subject. हर सब्जेक्ट के अपने अपने कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, जो हर क्वेश्चन के अपने एक स्पेसिफिक वर्ड होते हैं जो कि उस क्वेश्चन की डिमांड होती है, और आपको एट एनी कॉस्ट उसको लिखना होता है। अगर आप वो स्पेसिफिक वर्ड्स को नहीं लिखते, या उसको हाईलाइट नहीं करते, या उसको आप एग्जामिनर को नहीं बता पाते, तो फिर वो आपको ग्रेड्स नहीं देगा। फॉर एग्जांपल, पिछली दफ़ा उसने एक क्वेश्चन पूछा हिस्ट्री में से कि जो उर्दू प्रेस है उसने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में क्या क्या किरदार अदा किया। तो आपको उर्दू प्रेस के नेम्स, उनके न्यूज़पेपर के नेम, उनके मैगज़ीन्स के नेम, फिर उन पर्सनैलिटीज़ के नेम्स जो जिनके वो प्रेस थे, जिनके वो मैगज़ीन्स थे, जो वो उन मैगज़ीन में जो लिखते थे, फिर उनका इम्पैक्ट, ये सारी चीज़ें हाईलाइट करके आनी थी, ताकि उसको पता चल जाता कि वाकई जो नाम इसका आइडिया है। उसके बाद एक क्वेश्चन पिछली दफ़ा आया था, चैलेंजेस टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन पाकिस्तान। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अब इस वक्त अगर आप न्यूज़पेपर रीडर हैं, प्रॉपर रेगुलरली न्यूज़पेपर आप गो थ्रू करते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या जो प्रिंट मीडिया है उसके अगेंस्ट कौन कौन से चैलेंजेस हैं। तो आपको वो स्पेसिफिक वर्ड्स, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, सेंसरशिप, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हम जो चैलेंज के तौर पे आते हैं मीडिया के सामने, तो ये आपको हाईलाइट करके आने थे वहाँ पे। इसके अलावा बहुत सारी पॉइंट्स मौजूद होंगे जो कि आपको स्पेसिफिकली उस डोमेन के अंदर हाईलाइट करके आने थे। अच्छा, हर क्वेश्चन की आउटलाइन 4 से 5 आउटलाइन होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी के अंदर 4 से 5 वो जो है, आप यूँ समझ लें कि जो उसने क्वेश्चन पूछा है उसकी डोमेन्स। फॉर एग्जांपल उसने पूछा है चैलेंजेस टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन पाकिस्तान, और उसके बाद रेमेडियल मेजर्स पूछ लिया उसने। पहले आप बताएं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया है क्या। दूसरी आउटलाइन में बताएं कौन कौन से चैलेंजेस हैं। तीसरी आउटलाइन में बताएं कि जनाब ये वाले रेमेडियल मेजर्स हैं। कोशिश करें ये, क्योंकि उसने बुलेट्स पूछे हैं कौन कौन से चैलेंजेस हैं, तो बुलेट्स में लिख के आएँ तो आपकी उसको आसानी पैदा हो। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, एक आया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडिटोरियल्स, या वो फीचर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेता है, या वो कॉलम के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेता है, तो ये प्रॉपर्टीज़ पूछ लेता है।
तो आप कोशिश करें सबसे पहले आप इसको कंपैरेटिवली एनालाइज करें कि एडिटोरियल फीचर और कॉलम में फ़र्क क्या है। इंट्रोडक्शन के अंदर आप बताएं कि एडिटोरियल की अखबार के अंदर क्या वक़्त होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद आप एडिटोरियल पे आ जाएं और 1, 2, 4, 5, 10, 15, 20 जितने भी आपके पास इसके करैक्टरिस्टिक्स फीचर के या एडिटोरियल के प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं उसको बताने की कोशिश कीजिए। सो कहने का मतलब ये है कि जॉर्गन्स को इस्तेमाल करें और उनको हाईलाइट करें, आउटलाइन बनाएं, हर क्वेश्चन की कोशिश करें कि आप आउटलाइन बनाएं। आउटलाइन बनाने का मकसद ये नहीं है कि एक सफ़े के ऊपर क्वेश्चन बना दें आउटलाइन। इसका मकसद है कि इंट्रोडक्शन, 4 आइडियाज़ जो बेसिकली उसने क्वेश्चन में पूछे हैं वो 3 से 4 आइडियाज़, और कंक्लूजन। इस पूरे 4 से 5 सफ़ों में जो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगती है उसको हाईलाइट करके, मैं रिपीट कर रहा हूँ अगेन एंड अगेन कि जो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगती है, जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगती है, जिस स्टेटमेंट में आपको लगता है यार ये वर्थ वाइल है, तो आप उसको बता के आएँ, उसको हाईलाइट करके आएँ। द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ ज्योग्राफी। सो ज्योग्राफी इज़ अ साइंटिफिक सब्जेक्ट। तो इसके जनाब ना जो वो फैक्चुअल किस्म के क्वेश्चंस आते हैं। सो साइंटिफिक सब्जेक्ट में जो सबसे अहम बात है वो डायग्राम्स हैं। अब डायग्राम एक सफ़े की, एक आधे पेज की डायग्राम पूरे क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अब फॉर एग्जांपल किसकी डायग्राम, और अगर वो अर्थ का स्ट्रक्चर पूछ ले, टेक्टोनिक प्लेट्स और ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वगैरह, इसकी मूवमेंट पूछ ले, तो आप पैंजिया से लेकर इस वक्त तक जो दुनिया का नक्शा बन चुका है, पैंजिया और जनाब उसके बाद अर्थ के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आई, फिर अब जनाब कॉन्टिनेंट्स जो बन चुके हैं ये किस किस तरह मूव किए हैं, ये इसकी एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर आप उसको वहाँ पे बना के दे के आएंगे तो वो आपकी डिटेल नहीं पड़ेगा। साइंटिफिक सब्जेक्ट का ये फ़ायदा होता है कि अगर आप डायग्रामेटिक क्वेश्चन चूज़ करते हैं तो फिर वो आपका वो वाली जो थ्योरी होती है जो वर्थलेस है, जब आपने डायग्राम सब कुछ बता दिया है तो वो उसको नहीं पढ़ता। जब वो नहीं पढ़ता तो वो आपकी छोटी मोटी गलतियां जो छुप जाती हैं और अल्टीमेटली वो आपको बहुत अच्छे स्कोर देने की कोशिश करता है। इसका जो दूसरा सब्जेक्ट है ह्यूमन ज्योग्राफी, उसके अंदर आपको एनालिटिकल अप्रोच अपनानी होती है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आउटलाइन बनाएं। उसमें भी इंट्रोडक्शन, 3 से 4 मेन आइडियाज़ और कंक्लूजन, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इंट्रोडक्शन का मतलब भी हरगिज़ ये नहीं कि पूरे पेज का लिख दें, आप 7 से 8 लाइनें, 7 से 8 लाइनें, कंक्लूजन 7 से 8 लाइनें। कभी भी अपने आप को इतना ज़्यादा एक्सपैंड ना कर दें कि आपकी उस एक्सपेंशन की वजह से वो जितनी भी दरमियान में लूप होल्स मौजूद हों सारे उसको नज़र आ जाएं, और जब वो लूप होल्स को पकड़ लेगा तो उसके बाद वो आपको कभी भी ग्रेड देने की कोशिश नहीं करेगा। जॉर्गन्स जो स्पेसिफिक वर्ड्स हों ज्योग्राफी के, उसको जनाब ना हाईलाइट करके आएँ, और ज्योग्राफी के अंदर याद रखें टू द पॉइंट लिखें। अगर एक सवाल आपका 3 सफ़े का बन रहा है, उसके ज़्यादा उसकी डिटेल मौजूद नहीं है, तो देयर इज़ नो इशू, जितना वो है उतना उसको लिख के, ये इसमें कोई परेशानी नहीं है कि एक 3 सफ़े के सवाल को जो कि स्पेसिफिकली उसकी इन्फॉर्मेशन ही 3 सफ़े की है तो आप उसको 5 सफ़े पे ना लेके जाएं, जितना है वो ठीक है। जो एक क्वेश्चन ही 6 सफ़ों का है आप उसको 5 सफ़ों पे कभी भी नहीं लेके आ सकते, उस वक्त भी तो आप टू द पॉइंट लिखेंगे ना। तो जब 3 सफ़ों के बारे में अब आपको कोई परेशानी की लेने की ज़रूरत नहीं है। So the next one is zoology. It is also a scientific subject, और zoology, biology, botany इन सब्जेक्ट्स में डायग्राम्स मौजूद हैं। साइंटिफिक सब्जेक्ट है वो वाला क्वेश्चन उठाएं जिसके अंदर डायग्राम मौजूद हो। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि zoology इज़ अ डाइवर्स सब्जेक्ट। इसके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिसमें सिर्फ थेरीज मौजूद हैं, लाइक एवोल्यूशन, लाइक अगर आपने किसी फाइलम की, किसी किंगडम की वो जनाब अपना करैक्टरिस्टिक्स लिखनी है तो फिर वो क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल हो, जिसमें आपको सिर्फ थेरीज बतानी हो, तो उसके अंदर इतना स्कोर वो नहीं देता। किस में देता है? जिसमें डायग्राम मौजूद हो। आप क्वेश्चन वो उठाएं, फॉर एग्जांपल माइटोसिस मियोसिस का डिफरेंस आ जाता है, या मियोसिस के ऊपर वो नोट लिखने को कह देता है, या वो किसी ऑर्गेनेली पे नोट लिखने को कह देता है, या वो किसी सिस्टम के ऊपर नोट लिखने को कह देता है, या वो जनाब अली फिजियोलॉजी का कोई टॉपिक उठा लेता है। तो कोशिश करें कि जिस क्वेश्चन के अंदर डायग्राम हो वो उठाएं, वो वाला क्वेश्चन ना उठाएं। कोशिश करें, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैंने कम उठाने हैं, मैंने हर वो क्वेश्चन उठाना है जिसमें डायग्राम हो। अगर डायग्राम नहीं है तो कम से कम कुछ स्केच ज़रूर मौजूद हो। फॉर एग्जांपल इकोलॉजी के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एटमॉस्फेयर का पूछ लिया जाए, तो एटमॉस्फेयर की डायग्राम तो नहीं है लेकिन एक स्केच है कि एटमॉस्फेयर की इतनी लेयर्स हैं,
उसमें इतना इतना किलोमीटर का डिस्टेंस है और इस लेयर में ये वाली गैस है, इस लेयर में ये वाली गैस है, इसको हम ये, इसका नाम ये है। मतलब वो जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, मतलब वो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, एग्जोस्फेयर, आयोनोस्फेयर, इनका डिस्टेंस आपस में कितना है, ये सारी चीज़ें स्केच की सूरत के अंदर आ जाएंगी। इकोलॉजी के अंदर भी कुछ इस किस्म का फूड चेन, फूड वेब का एक स्केच बनेगा। तो वो स्केच बना के कोशिश करें कि जितना आप एग्जामिनर को आसानी पैदा कर सकते हैं उसके लिए, उतनी ज़्यादा उसके लिए आसानी पैदा करें। आई होप आपको समझ आ गई है। पीएमएस के अंदर क्वांटिटी मैटर करती है, मगर वो क्वांटिटी इतनी मैटर नहीं करती जितना हम ये सोच रहे हैं। क्वांटिटी कितनी मैटर करती है? जितनी रिक्वायर्ड है। कितनी रिक्वायर्ड है? 5 to 6 पेजेस और ऑलमोस्ट 4 to 5 पेजेस। मेरा क्वेश्चन हमेशा 4 to 5 पेजेस पे गया है और बहुत अच्छा। एक दफ़ा मेजोलॉजी जो ज्योग्राफी 1 का पोर्शन है, इसके अंदर 80 अबव भी मार्क्स जनाब ना आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि वो साइंटिफिक सब्जेक्ट है। जितना उसने पूछा है आप उसको बता के और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को इतना खूबसूरत तरीके से बता के कि वो अट्रैक्ट हो जाए, वो इम्प्रेस हो जाए आपकी प्रेजेंटेशन की वजह से। जिन लोगों की लिखाई बहुत गंदी होती है, कोई बात नहीं, उनको डायग्राम उनकी ज़बरदस्त बननी चाहिए ना यार, कम से कम साफ तो होनी चाहिए ना। हॉरिजेंटल लेबलिंग हमेशा करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको करके बताता हूँ कि यार अगर ये एक आपने कोई डायग्राम बनाई है, इसका एक ये हिस्सा है, इसका एक ये हिस्सा है, इसका एक ये हिस्सा है या ये हिस्सा है, तो इसकी लेबलिंग कभी भी आप इस तरह नहीं करेंगे। ये ऐसे आ रही है जनाब, इसकी लेबलिंग हमेशा कैसे की जाएगी कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। हॉरिजेंटल लेबलिंग करते हैं, उसको चीज़ों क्लियर हो जाती हैं। और जब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं उसके बाद वो बहुत सारी जनाब जो खामियां ना उसको बर्दाश्त भी कर सकता है और अब बहुत अच्छे ग्रेड देने की कोशिश करता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा सोशियोलॉजी है जनाब, उसके अंदर भी पॉइंट्स की फॉर्म के अंदर लिख के आएँ, कोशिश करें पॉइंट्स बनाएं और आउटलाइन पहले 4 पॉइंट दें ताकि उसको आपकी क्वेश्चन के समझने की जनाब ना वो उसको समझ आ जाए कि इस बंदे को क्वेश्चन समझ आ गया। इसके बाद जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री है वो भी साइंटिफिक सब्जेक्ट है और बहुत सारे लोग सोशल वर्क रखते हैं, तो जितना ज़्यादा आप एग्जामिनर के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे उतना ज़्यादा वो अट्रैक्ट होगा। पंजाबी जनाब को कहा जाता है बहुत गप्पे छोड़ने वाला सब्जेक्ट है, आप अपने पास से लिख सकते हैं, मगर अगर आपके पास रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब बुल्ले शाह के बारे में पूछ ले, बुल्ले शाह के शेर आपको आते हैं 2-4 शेर, उसको अगर आप हाईलाइट करके लिख के आ जाते हैं तो उसको पता लग जाएगा ना कि इसने वाकई बुल्ले शाह पढ़ा। अगर आप अपने पास से लिखेंगे तो फिर तो आप गप्पे लिखना शुरू कर देंगे, लेकिन अगर आप उसका कुछ ना कुछ हद तक रेफरेंस दे के आएंगे तो वो अट्रैक्ट होगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।